मैं अपने 5 साल के बेटे के साथ लिविंग रूम में लेगो के साथ खेल रहा था जब वो चिल्लाया, डैड, किसी ने मुझे काटा। उसने अपना हाथ उठाया और मुझे अपनी उंगली की नोक पर खून की एक बूंद दिखाई। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट एड किट लेकर आता हूँ, मैंने कहा और किचन में बैंडेज ढूंढने के लिए चला गया। उसने अपनी उंगली के सिरे को चूसना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने उसकी उंगली पर बैंडेज लपेटा, मैंने उससे पूछा, पर तुम्हें काटा किसने? उसने अपने पीछे लेगो के ढेर की ओर इशारा किया। ये मिनी फिगर में से एक था, ये मुझे मेरे दोस्त ने दिया था। ये शायद कोई तेज चीज होगी। नहीं, ये लेगो है डैडी। ठीक है, मुझे इसे चेक करने दो। मैंने लेगो के टुकड़ों के ढेर पर नजर डाली। मेरे बेटे के पास बहुत अलग अलग तरीके के ब्लॉक्स थे। वे सभी अलग अलग रंग और अलग अलग शेप और अलग अलग साइजेस के थे। मैंने 2 नई लेगो मिनी फिगर को देखा जो पहले जेरेमी के नहीं थे। मैंने कारपेट का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन मुझे कुछ भी नुकीला नहीं मिला। बेटा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें किसने काटा? वो ब्लू एस्ट्रोनॉट। मैंने उस खिलौने को देखा जिसके साथ वो खेल रहा था और उसे उठा लिया। मैंने इसे अपनी आंख के पास रखा और महसूस किया कि ये नियमित फिगर से अलग था। इसका वजन भारी था और एक साधारण काली मुस्कान की बजाय ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके पास असली के दांत हों। उसकी आंखें किसी खिलौने की तरह नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में इमोशंस थे। उसने एक नीला रंग का स्पेस सूट पहना था और उसके हाथ में एक हंसिया था जिससे हम खेत में घास काटते हैं। तुम्हें ये कहाँ से मिला? स्कूल में मेरे नए दोस्त से। उसने कहा कि मैं इसे रख सकता हूँ। तभी एक अजीब घटना घटी। मैंने लेगो एस्ट्रोनॉट मिनी फिगर को अपने हाथ में पकड़ रखा था और मैंने देखा कि वो मिनी फिगर एक कीड़े की तरह फड़फड़ा रही थी। इससे मुझे झटका लगा और मैंने उसे कारपेट पर गिरा दिया। मेरे बेटे ने हैरान वाले चेहरे के साथ कहा, क्या आप ठीक हैं डैडी? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें इसे साफ करना होगा। इसे जल्दी से हटा दो। मैं सोफे पर बैठ गया और मुझे अपनी गर्दन के पीछे तेज दर्द महसूस हुआ। ये ऐसा था जैसे मुझे दुनिया के सबसे बड़े मच्छर ने काट लिया हो। मैंने अपनी गर्दन के उस हिस्से को छुआ जहां दर्द हो रहा था। ये एक और एक लेगो था। ये एक सोल्जर था। उसके पास भी इंसान की तरह दांत थे और उसकी आंखों में भी एक्सप्रेशंस थे। क्या बकवास है? मेरे बेटे और मैंने सभी लेगोस को इकट्ठा किया और उन्हें बॉक्स के अंदर रख दिया। मैं इसका खुलासा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे यकीन था कि इन लेगो खिलौनों के साथ कुछ अजीब हो रहा था। मुझे याद नहीं है कि उस समय क्या टाइम चल रहा था, लेकिन मैं अपने कान के ठीक बगल से तेज सांसों की आवाज सुनकर जाग गया। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपना सिर बाईं ओर घुमाया। एक डरावना दिखने वाला आदमी मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। मैं उसका नीला और सफेद स्पेस सूट देखकर डर गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और उसने धीरे से अपना हंसिया उठाया। क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ डैडी? मैं चिल्लाते हुए उठा क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि ये केवल एक सपना था। सचमुच ये एक डरावना सपना था। नहीं, डैडी के कमरे में मत जाओ, रुको। हालांकि मैंने खुद को अपने कमरे में अकेला पाया, लेकिन लिविंग रूम से अपने बेटे की आवाजें सुनकर मैं चौंक गया। ये सोचते हुए मैं बिस्तर से उठा, बाहर आया और देखा कि मेरा बेटा अजीब चेहरे के साथ अंधेरे हॉलवे में खड़ा था। जेरेमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस आपको चेक कर रहा था डैड। मुझे चेक कर रहे थे? क्यों? वो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो कौन है? वो एस्ट्रोनॉट और सोल्जर। वो आपको डराने के लिए आपके कमरे में घुस आए। मैं अपने बेटे की बात सुनकर अपने दिल की धड़कन 10 गुना तेज महसूस कर सकता था। क्या ये सब वास्तविक था? क्या मैंने सचमुच उस एस्ट्रोनॉट को देखा? अचानक एक कर्कश आवाज सुनाई दी और ये जेरेमी के कमरे से आ रही थी। वो क्या था? अरे नहीं, वे अब गुस्से में हैं। क्या? यहाँ क्या चल रहा है? क्रोधित और नाराज होकर मैंने जेरेमी के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मैंने जो देखा वो मुझे आज भी डराता है। लेगो के सारे छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़ रहे थे
और जेरेमी के कमरे में 2 आदमी खड़े थे। एक ने स्पेस सूट पहना हुआ था जबकि दूसरे ने एक सोल्जर की पोशाक पहनी हुई थी। अरे बाप रे! मैं डर के मारे चिल्लाया। दोनों आदमी मेरी ओर मुड़े। उनके चेहरे लगों से बने थे। मैं बता नहीं सकता था कि यह कितना डरावना था। फिर दोनों ने हंसते हुए और डरावनी आवाज से कहा, हमारे साथ खेलो, हमारे साथ खेलो। जेरेमी ने मेरा हाथ खींच लिया। क्या हो रहा है डैड? एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना मैंने अपने बेटे को पकड़ा और कमरे से बाहर भाग गया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से कदमों की आहट सुन सकता था। फिर कदम मेरे दरवाजे के बाहर रुक गए। दरवाजा खोलो डैडी, हमारे साथ खेलो, हमारे साथ खेलो। दरवाजा खोलो। हम आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे, हम सिर्फ खेलना चाहते हैं। चले जाओ यहां से और हमें अकेला छोड़ दो। जेरेमी डर के मारे रोने लगा और मैंने उसे शांत रखने की पूरी कोशिश की। कुछ और मिनटों की तेज धमाकों के बाद सब कुछ शांत हो गया। हम पूरी रात मेरे कमरे में रहे और सुबह जब रोशनी हुई मैंने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि सभी लोग फर्श पर पड़े थे जैसे कि वो हमेशा के लिए सो गए हों। मैंने अपने बेटे को जगाया और कहा, जेरेमी, अपने सभी लेगोस को पैक कर लो, हम उसे तुम्हारे दोस्त को वापस कर देंगे। ओह ठीक है। वो कहाँ रहता है? कब्रिस्तान में। क्या? हाँ, वो मुझे वहां रिसेस में ले गया और तभी उसने मुझे वो टॉयज दिए। मैं अपने बेटे को रेगिस्तान तक ले गया जहां उसका नया दोस्त रहता था। वो मुझे एक बड़े कब्र के पास ले आया जो बिल्कुल नया और चमकदार लग रहा था। ये संकेत दे रहा था कि जिसे भी यहां दफनाया गया था उसकी हाल ही में मौत हो गई थी। लेख में लिखा है, शांति से आराम करो टिम, अब तुम अपने लोगों के साथ हमेशा के लिए खेल सकते हो। मुझे ये सब समझने में थोड़ा वक्त लगा। मैंने धीरे से जेरेमी की ओर देखा। जेरेमी, क्या तुमने उसके खिलौने लिए? क्या? नहीं, उसने मुझे वो दिए। जेरेमी, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सच बताओ, क्या तुमने लेगोस लिए? जेरेमी ने अचानक मेरे कंधे के पीछे देखा। इसने मुझे और भी ज्यादा डरा दिया। कब्रिस्तान में हमारे अलावा कोई नहीं था। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और मैंने पूछा, क्या यहां कोई और है? मेरे बेटे का चेहरा बदल गया। वो पीला पड़ गया और रोने लगा। जेरेमी, रो मत, मुझे सच बताओ। मैं कसम खाता हूं कि मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा। बताओ। मुझे दोनों लेगो पसंद थे, लेकिन जब मैंने उन्हें लिया तो टिम ने कुछ भी नहीं कहा। वो वहीं खड़ा मुझे उसे ले जाते हुए देख रहा था। वो हमें फिर से देख रहा है। वो आपके ठीक पीछे खड़ा है। ठीक है, बस बहुत हो गया। मैंने बिना पीछे मुड़े दोनों लेगोस को उस बच्चे की कब्र पर रख दिया। जेरेमी को पकड़ लिया और हमारी कार के पास चला गया। जेरेमी लेगो के लिए रो रहा था, लेकिन मैंने उससे वादा किया कि मैं उसके लिए नए लेगोस ला दूंगा। ये तथ्य कि जेरेमी किसी तरह से अकेले ही कब्रिस्तान में पहुंच गया, ये बात मुझे बहुत डराती है। मैं उसके प्रिंसिपल के पास गया और 5 साल के बच्चे को रिसेस की छुट्टी के दौरान सड़कों पर अकेले घूमने देने के लिए स्कूल के अधिकारियों की आलोचना की। लेकिन उस दिन के बाद जेरेमी ने कभी भी उस एस्ट्रोनॉट या उस सैनिक के बारे में बात नहीं की और उसने कभी भी उस मरे हुए लड़के टिम का भी उल्लेख नहीं किया जिसका लेगो वो घर पर लेकर आया था। मेरा छोटा भाई जेकब हमेशा से अलग रहा है। जब से वो लगभग 10 साल का था तब से वो चुप रहता था और परिवार के बाकी सदस्यों से दूर रहता था। वो अपना ज़्यादातर समय बागीचे के शेड में बिताता, पापा के औजारों के साथ छेड़छाड़ करता, जब तक कि उसे भूख न लग जाए या बिस्तर पर जाने के लिए वो तैयार ना हो जाए। जेकब उल्लेखनीय रूप से अपने हाथों में बहुत अच्छा था और उसकी क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं थी। उसने जटिल लकड़ी की मूर्तियां बनाई और स्पैरोस के लिए एक लाल छत वाले छोटे बर्ड हाउस बनाए।
हमारे पेरेंट्स ने पूरे दिल से उसके जुनून को प्रोत्साहित किया, ये उम्मीद करते हुए कि उनका बेटा बड़ा होकर एक बड़ा आर्टिस्ट बनेगा, जब तक उसे पिछले क्रिसमस पर लेगो सेट नहीं मिल गया। उसके बाद जेकब कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। वास्तव में मुझे नहीं लगता कि तब से उसने गार्डन शेड का दौरा किया है। ये कहना कि लेगो उसकी एकमात्र रुचि बन गया था, ये एक गंभीर बात होगी। वो खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता था और लेगो ब्रिक्स को इकट्ठा करने और फिर से व्यवस्थित करने में घंटों बिताता था। हे जेकब, क्या तुम मेरे साथ बाहर फुटबॉल खेलना चाहते हो? मैक्स ने अपने कंधे के पार से बेडरूम में झांकते हुए सावधानी से पूछा। मैक्स केवल 4 साल का था। जब जेकब काम करता तो वो हमेशा बागीचे के शेड के आसपास घूमता रहता और उसे समझ नहीं आता कि उसका बड़ा भाई अब कभी बाहर क्यों नहीं आता। नहीं मैक्स, मैं बिजी हूं, जेकब ने दरवाजे की दरार से जवाब दिया। जाओ एडी के साथ खेलो। वैसे वो मैं ही हूं, मैं सबसे बड़ा हूं और आमतौर पर मुझसे अपेक्षा की जाती है कि मैं अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करूं। मैंने मैक्स के चेहरे पर निराशा देखी और उससे कहा कि मैं कुछ देर उसके साथ खेल लूंगा। वो पूरे समय जेकब के बारे में मुझे परेशान करता रहा, ये जानने की मांग करता रहा कि हमारा भाई एक बर्ड हाउस कब बनाएगा और क्या वो इस बार लाल छत की जगह नीला छत बना सकता है। जरूर ये होगा। मैं उम्मीद कर रहा था कि जेकब का जुनून उतनी ही तेजी से खत्म हो जाएगा जितनी तेजी से शुरू हुआ, लेकिन क्रिसमस को लगभग 4 महीने बीत चुके थे और वो अभी भी वही कर रहा था। उसने खाना खाने के लिए नीचे आना बंद कर दिया और कभी कभी मुझे रात में लगों की खड़खड़ाहट सुनाई देती थी। तुम्हारे डैड और मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। मैंने एक दिन अपनी माँ को उससे बात करते हुए सुना। तुम्हारे ग्रेड्स गिर गए हैं और तुम इतने पतले हो गए हो कि कपड़े तुम्हें मुश्किल से फिट होते हैं। लेकिन जेकब ने केवल ऐश्वर्य रूप से कुछ फुदफुदाया। माँ सही थी, उसके साथ जरूर कुछ गड़बड़ थी। वो कमजोर और अस्त व्यस्त दिख रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे थे और त्वचा इतनी सांवली हो गई थी कि आप लगभग देख ही सकते थे। क्या चल रहा है? जब वो सीढ़ियों से चढ़कर अपने कमरे की ओर मेरे पास से गुजरा। अरे तुम मूवी नहीं देखना चाहते? एक नई मूवी आई है, एक किलर रिपोर्ट्स के बारे में। क्या तुम देखना चाहोगे? जैसे ही मैंने उसे संबोधित किया वो हैरान रह गया। नहीं थैंक्स। तुम्हें पता है, पैशन होना अच्छी बात है। मैंने उससे कहा, बस इसे हाथ से निकलने ना देना। उसने कुछ नहीं कहा और मैंने दरवाजा पटकने की आवाज सुनी। मैंने आहें भरी और अपना सिर हिलाया। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय मैंने लैंडिंग पर पड़े एक छोटे लेगो टुकड़े को देखा। मैं निराश होकर उसे देखता रहा। ये यहाँ कैसे आ गया? जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरा भाई अपनी बेशकीमती चीजों को हमेशा लोगों की नजरों से बचाकर सेफ रखता था। मैंने वो टुकड़ा उठाया और अपनी शर्ट की जेब में डाल दिया, ये सोचते हुए कि मैं इसे रात में उसे खाने के समय उसे लौटा दूंगा। उस समय ऐसा करना एक बहुत ही लॉजिकल बात थी। ये अनुमान नहीं लगा सकता था कि आगे क्या होगा। जब मैं घर में पहुंचा तो जेकब पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था। मेरा एक लाल लेगो पीस गायब हो चुका है, उसने मेरे कमरे में आते ही मुझसे कहा। वो कहाँ है? मैं उसके आतंकपूर्ण रुख पर पीछे हट गया। किसी तरह वो पहले से भी बदतर लग रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे और पसीने की एक बूंद उसकी दाहिनी कनपट्टी पर बुदबुदा रही थी। उसने मुझे मेरे दादाजी की याद दिला दी, जिन्हें ये बताए जाने पर कि उनकी शराब खत्म हो चुकी है और फिर उन्होंने हिंसक रूप ले लिया। मैं इसे सहन नहीं कर सका। मैं नहीं जानता जेक, मैंने झूठ बोला था। मुझे तुम्हारे खिलौनों के बारे में कुछ नहीं पता। उसके चेहरे पर एक हरी रंग की बीमारी छा गई। मुझे उसे ढूंढना होगा, प्लीज मेरी मदद करो। मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से वो पूछ रहा था। मेरा भाई अब वैसा नहीं रहा जैसा वो कुछ हफ्ते पहले था। वो अब केवल अपने पूर्व स्वरूप का भूत, दुबला पतला, चौड़ी आंखों वाला और हताश इंसान था। मैंने बिस्तर की ओर इशारा किया, चलो बात करते हैं, लेकिन जेकब ने मना कर दिया। मैं बात नहीं कर सकता, मुझे अपना लेगो ढूंढना है। मैंने जो आगे कहा उसके लिए मैं हमेशा खुद को दोषी मानूंगा, लेकिन जेकब के चौंकाने वाले व्यवहार
और समझदारी देखने की अनिच्छा से प्रभाव होकर मैं अपनी मदद नहीं कर सका। मुझे पता है कि तुम्हारा लेगो कहाँ है। उसकी आंखें और खुल गईं। कहाँ? मैंने गहरी सांस ली। वो मैक्स के पास है। उसके बाद कमरे में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। उसकी नजरों से मिलने के डर से मैं बाहर बागीचे की ओर देखने लगा, जहां मैं खुश मैक्स को पड़ोस की बिल्ली से बात करते देख रहा था। जब मैं उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था तो मेरा दिल मेरे सीने में तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक पूरा मिनट बीत चुका था इससे पहले कि मैं अपने भाई की ओर देखने की हिम्मत कर पाता, लेकिन वो चला गया था। जेक! मैंने अपने पैरों पर खड़े होकर पुकारा। हे जेक, मैं बस मजाक कर रहा था। कारपेट पर लेगो ब्लॉक्स की व्यवस्था के अलावा उसका कमरा खाली था। उन लेगोस को बहुत ही अच्छी तरह से लगाया गया था और जोड़ा गया था। मैंने उन्हें घूर कर देखा, सोच रहा था कि जेकब को ऐसा करने में कितना समय लगा होगा। जेक! मैंने हॉलवे से नीचे कदम बढ़ाते हुए फिर से उसे पुकारा। तुम कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। बालकनी पर बस चिड़ियों की चहचहाहट थी। मैं अपने कमरे में लौट आया और दरवाजा बंद कर लिया। अपने आप से कहा कि वो शायद आवेश में भाग गया है और जब उसे बेहतर महसूस होगा तो वो वापस आ जाएगा। और बाहर से खून जमा देने वाली चीख की आवाज आई। मैं खिड़की की ओर भागा, अपनी हथेलियां शीशे से चिपका ली। मैंने जो देखा वो जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरी स्मृति में अंकित रहेगा। गार्डन के शेड का दरवाजा खुला हुआ था और जेकब दरवाजे पर खड़ा था। उसका शरीर एक बूढ़े आदमी की तरह मुड़ गया था और उसके चेहरे पर एक झुर्रियां थी। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी जिससे मेरे डैड लकड़ी काटा करते थे। यहाँ ओ मैक्सी, उसने हमारे छोटे भाई की ओर इशारा किया और जानबूझकर कदम बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, तुम जानते हो। मैक्स ने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो गिर गया और अपने दुखते तखने को पकड़कर चिल्ला रहा था। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और अपने हाथ हवा में लहराते हुए पीछे का दरवाजा खोल दिया। रुको जेक, रुको, ये बस एक मजाक था, क्या तुम पागल हो गए हो? लेकिन जेकब मुस्कुराया और चिल्लाया, लेकिन तुम ऐसा क्यों कहोगे एडी? तुम यहाँ अपने छोटे भाई मैक्स को बचाने के लिए कुछ भी बोलोगे, है ना? लेकिन अगर नौबत आई तो मैं उसके शरीर के टुकड़े को काटकर हर एक टुकड़े को कुत्ते को खिला दूंगा। नहीं, रुक जाओ। मैंने अपनी शर्ट की जेब से लाल लेगो का टुकड़ा निकाला। ये यहाँ है, मैंने इसे आज सुबह सीढ़ियों पर पाया, इसे ले लो। मैंने उसे उसकी ओर फेंक दिया। वो उसके पैरों के पास घास पर गिरा और वो उसे उठाने के लिए दौड़ा। बड़े मजे से उसकी जांच कर रहा था, मानो ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं मैं उसे धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ। खैर, फिर उसने वो टुकड़ा अपनी जेब में डालते हुए कहा, अच्छा हुआ मैक्स ने वो चीज नहीं ली जो उसकी थी ही नहीं। मैंने राहत की सांस ली। आंसुओं से सना हुआ मैक्स घर की ओर जाने लगा। हालांकि उसने आगे कहा, ऐसा लगता है कि हर कोई उतना सभ्य नहीं है। क्या? मैंने शुरुआत की, लेकिन उसने अपनी उंगली को अपने होठों पर रखा। तुम्हें भी सीखना होगा, उसने कहा। उसके होंठ एक डरावने मुस्कुराहट में बदल गए। अब तो तुम गए। वो मेरी ओर कुल्हाड़ी लेके तेजी से बढ़ा। मैंने अपने डिफेंस में अपने हाथ उठाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्लेड मेरे कलाइयों पर इस तरह से चला मानो वो एक मक्खन हो। मैं अपनी आंख के कोने से जेकब को मेरे कटे हुए हाथ को जीत के भाव से चिल्लाते हुए सुना और वो इसे सेलिब्रेट कर रहा था। मेरे कटे हुए हाथ से मेरा खून घास पर गिर रहा था। मैक्स घर के कोने में खड़ा होकर रो रहा था, लेकिन मेरे कानों में बजने वाली घंटियों ने मेरे लिए इसे सुनना मुश्किल कर दिया। मुझे अपने हाथों पर नकली लकड़ी के हाथ लगाने की आदत हो गई। उसके बाद जेकब को बच्चे वाले जेल में भेज दिया गया और मैंने उसे तब से कभी नहीं देखा। मैंने सुना है कि वो हाल ही में किसी और मुसीबत में पड़ गया था। मेरे माता पिता अक्सर उससे मिलने जाते हैं। वे उसके लिए हर तरह का खाना, कपड़े और बुक्स ले जाते हैं, लेकिन वो केवल एक ही चीज की मांग करता है, लेगोस।